हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल और हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आप दूसरों की गलतियों से सीखने वाले हैं। आज मैं वो 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो सभी सीरियस नीट एस्पायरेंट कर रहे हैं। अब जो नॉन सीरियस है वो तो पढ़ ही नहीं रहे तो उनकी क्या ही बात करना। बट जो बच्चे मेहनत के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और देखिए कि आप कैसे इन गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं ताकि आपका नीट एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नीट से रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, सारे स्ट्रैटेजी, सारा कंटेंट, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। चलिए तो बात करते हैं हमारी 5 गलतियां क्या है। सबसे पहली गलती और सबसे मेजर ब्लंडर जो लोग करते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फिर रिवीजन करूंगा, है ना। यहीं पे आप मात खा जाते हो कि पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा और फिर रिवीजन करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। क्या यूज करना चाहिए भाई? तो आपको साइमल्टेनियसली सिलेबस कंप्लीशन के साथ रिवीजन करते रहना चाहिए। कैसे रिवीजन करते हैं सर? हम 147 रूल उसको कहते हैं। तो पहले दिन आपने जो पढ़ा उसको सेम नाइट को रिवाइज किया। रात का टाइम हमेशा रिवीजन के लिए रखना चाहिए, ठीक है। फिर जो कुछ भी आपने पहले 3 दिन पढ़ा उसको फोर्थ डे रिवाइज किया, ठीक है। और तीसरा कि पूरे वीक जो आपने पढ़ा उसको सेवेंथ डे रिवाइज किया। और ये सीक्वेंस आपका चलते रहना चाहिए, तभी आपने जो पढ़ा है वो आप रिटेन करोगे। नहीं तो जैसे आप सिलेबस पढ़ते जाओगे, आगे की तरफ पढ़ते जाओगे, वैसे ही आप पुराना भूल जाओगे। तो इस गलती को बिल्कुल भी मत दोहराइएगा और फोकस आपका सिलेबस कंप्लीशन और रिवीजन पे साइमल्टेनियसली रहना चाहिए। अब बोलोगे सर इससे तो सिलेबस ही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। तो बेटा कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आपने 70% भी सिलेबस कंप्लीट किया रिवीजन के साथ और वहीं आपने 100% सिलेबस कंप्लीट किया बिना रिवीजन के, तो इस 70% सिलेबस कंप्लीशन के कारण आपका सिलेक्शन हो सकता है। बट ये गारंटी लेता हूं मैं, आपने 100% भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया और रिवीजन नहीं किया है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लास्ट में रिवीजन जब आप करने जाओगे तो आपको लगेगा आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, सब भूल गया है। तो इसीलिए सिलेबस कंप्लीशन के साथ साइमल्टेनियस रिवीजन करना जरूरी है। इस गलती को अवॉइड नहीं कीजिएगा। चलिए, दूसरी जो गलती है ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल तुम्हें लगेगा बेटा, बट ये बहुत सालों के एक्सपीरियंस से आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कि भाई आप 36 ईयर्स के पीवाईक्यू हैं, हम 36 ईयर्स के सारे पीवाईक्यू करेंगे। तो बेटा देखो, पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीवाईक्यू करके अगर आप जाते हो तो आपको एग्जाम में देखे हुए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने ये जेई मेंस में भी देखा, आप इसको नीट में भी देखेंगे। बट क्या आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने चाहिए? नहीं। जवाब है नो। ओनली ओनली रेलेवेंट पीवाईक्यू ऑफ लास्ट 10 ईयर्स आपको करने चाहिए। 10 ईयर्स के बियॉन्ड पीवाईक्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तुम सेम क्वेश्चन रिपीट करो जिसका कोई फायदा नहीं है और तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं है। आपको क्या करना चाहिए बेटा? आइडियली जो मैं अपने स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं, आपको मैं वही सजेस्ट कर रहा हूं। क्या करना चाहिए आपको? आप 10 ईयर का पीवाईक्यू करो, ठीक है। और इस 10 ईयर्स में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स है, फैक्ट्स इसको कहते हैं, ठीक है। इन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को आप एक बार रिविजिट करो या इस पे कुछ और क्वेश्चन कर लो टॉपिक वाइज। तो वो बेटर काम की चीज होगी रादर देन डूइंग ऑल 36 ईयर्स पीवाईक्यू। देखो अब आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो टाइम आप जैसे जैसे ऑप्टिमाइज करेंगे आपके लिए आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी होती जाएगी। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, 10 साल की पीवाईक्यू कीजिए। 10 साल की पीवाईक्यू का एनालिसिस करके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक देखिए और इस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक का टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लीजिए। तो इससे आपको 10x ज्यादा फायदा होगा rather than doing all PYQs। मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। दिस इज कमिंग फ्रॉम समवन हु हैज स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 416 बहुत कम पढ़ के। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरा सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लास्ट में करूंगा। ये तो भाई बीमारी, ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है अगर आप ये नहीं कर रहे हैं,
थ्योरी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ये बात गांठ बांध के समझ लो। थ्योरी से किसी का सिलेक्शन नहीं होता, फुल स्टॉप। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी तुम्हारे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। आपने देखा है नीट का पेपर इजी आता है तो मतलब तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी एक्यूरेसी और तुम्हारी नॉलेज, यही तीन चीज काम करेगा। और ये तीनों चीज का रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस से होता है। तो आपको 20,000 क्वेश्चन का 20,000 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कि कोई भी आंडू पांडू क्वेश्चन तुमने कर लिया, ये रेलेवेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है। इसका सोर्स मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा लास्ट में, तो इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखो। बट ये 20,000 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे, जिसमें 10,000 एटलीस्ट बायोलॉजी के, 5,000 एटलीस्ट केमिस्ट्री के और 5,000 एटलीस्ट फिजिक्स के, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसी के थ्रू आपका रिवीजन भी होगा। तो थ्योरी पढ़ो नहीं पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारी थ्योरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, प्लीज डू दिस। ठीक है, चौथा दिक्कत जो लोग करते हैं, टेस्ट तो दे रहे हो तुम, पहला तो कि तुम मॉक टेस्ट, रेलेवेंट मॉक टेस्ट दे रहे हो कि नहीं, रैंडम मॉक टेस्ट तो नहीं दे रहे हो। एक चीज का ध्यान रखना, मैंने पहले एक वीडियो बना दिया था कि टेस्ट सीरीज कौन सी आपको ऑप्ट करनी चाहिए और टेस्ट सीरीज लेते वक्त किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। क्या आपको एक ऑफलाइन टेस्ट देना है, ठीक है, रेलेवेंट अच्छे इंस्टीट्यूट का, कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट देना है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने टेस्ट करा लिया, मान लो तुम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, तुमने टेस्ट करा लिया और उसके बाद डॉक्टर के पास फिर नहीं गए, तो तुम्हारी वो बीमारी तो रही गई ना। सेम यहाँ पे भी होता है, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ढंग से, मतलब अगर तुमने 3 घंटे का टेस्ट दिया तो बाकी के 3 घंटे आप एनालिसिस के लिए बचाइए। एक एक क्वेश्चन एनालाइज कीजिए कि कौन से सब टॉपिक में तुमको दिक्कत हो रहा है, किस तरह की गलती कर रहे हो, विच टाइप ऑफ मिस्टेक आप कर रहे हैं और उसका निवारण कैसे करना है। ठीक है, मैंने आपको रिवीजन स्ट्रैटेजी पे एक वीडियो कल ही लॉन्च की थी, तो मेरे चैनल पे तुम जाओगे बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी डॉक्टर आनंद मनी सर्च करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। तो वो रिवीजन स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। तो मतलब आप उसमें मॉक टेस्ट का एनालिसिस डाला हुआ है क्या भैया, कि कौन सा सब टॉपिक से तुम्हें दिक्कत आ रही है, तो उस सब टॉपिक को पढ़िए और फिर उस सब टॉपिक के क्वेश्चन लगाइए, तभी आप का स्कोर अगले मॉक टेस्ट में इंक्रीज करेगा। और किस तरह की गलती कर रहे हो, अगर आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इग्नोर मारो उसको, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो तो आप उसको पूरे कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़िए। अगर आपको आता नहीं है, मतलब डिडंट स्टडी, तो उसको आप अपनी मिस्टेक नोटबुक में, कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आप उसको फिर से रिविजिट कर पाए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर रहे हैं। और आपके मॉक टेस्ट का ग्राफ हमेशा ऐसे ऊपर जाना चाहिए कि मतलब मान लीजिए कि अगर आपके अभी मॉक टेस्ट में 350 आ रहे हैं, तो अगले 50 मॉक टेस्ट तक आप जब दें तो आपके 650 प्लस मार्क्स आए। और इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है बेटा, वो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। पांचवी गलती जो बच्चे कर रहे हैं, अगेन ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। आपको सब ने बोला होगा कि आप एनसीईआरटी 10 बार पढ़ो, आप एनसीईआरटी 15 बार पढ़ो, आप एनसीईआरटी 20 बार पढ़ो, खास करके बायोलॉजी के लिए। मैं आपको जो रेकमेंड करता हूं, आपको एनसीईआरटी सिर्फ 1 टाइम पढ़नी चाहिए या मैक्सिमम 2 टाइम्स पढ़नी चाहिए। अब बोलोगे क्यों सर? बेसिकली बेटा क्या होता है ना, मैं तुम्हें बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ। हम लोग किताब बनाते हैं, तुम देखोगे कि मैं बहुत किताब लिखता हूँ, बहुत किताब बनाता हूँ, तो हम प्रूफ रीड करते हैं किताब जब गलतियां होती है। तो तुम पता है, मैंने जो गलती पहली बार प्रूफ रीडिंग में छोड़ी, वही गलती मैं दूसरी बार प्रूफ रीडिंग में छोड़ूंगा, मेरी आंखों तक वो जाएगा ही नहीं। तो वही जब आप एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि तुमको पहले से पता है वही चीज तुम पढ़ रहे हो, जो घुसी हुई बातें हैं वो तुम स्किप कर जा रहे हो। तो यहां पे तुम्हारा कोई फायदा नहीं हुआ, प्लस तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ। तो क्या करना चाहिए सर? तो या तो आपके पास आपके नोट्स हो जहां पे 100% एनसीईआरटी कवर्ड है, जो पॉइंट वाइज है, जिसमें कि मतलब आपने हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टैग है, जिससे आप एक एक लाइन को जो काम की है उसको बार बार विजिट कर पाए, तो ठीक है। दूसरा कि हमारी एक बुक है, आप देखोगे बिटवीन एनसीईआरटी लाइन, तो हमने क्या किया, एनसीईआरटी वर्कबुक है,
ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, t.me/anandmani001, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो ये एनसीईआरटी वर्कबुक, एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये रिकॉल में हेल्प करेगा। तो इसको आप कीजिए रादर देन डूइंग एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम। फिर आप क्वेश्चन बैंक के थ्रू एनसीईआरटी रिवीजन कर सकते हैं, फिर आप पीवाईक्यू के थ्रू एनसीईआरटी रिवीजन कर सकते हैं, फिर आप एग्जाम्पलर के थ्रू एनसीईआरटी रिवीजन कर सकते हैं। तो ये कीजिए रादर देन रीडिंग थ्योरी मल्टीपल टाइम। तुम देखो एसेंस मेरे इस लेक्चर का सिर्फ इतना ही है कि भाई थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता है। किससे होता है सर? सिलेक्शन होता है प्रैक्टिस से। किसी भी टॉपर से तुम पूछ लेना, सब यही बोलेगा सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। तुम्हारी जितनी स्पीड, जितनी एक्यूरेसी और जितना परफेक्शन के साथ तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे, उसी से तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ठीक है सर। तो प्रैक्टिस के लिए आपको करना क्या चाहिए सर? थोड़ा प्रमोशन तो करना पड़ेगा यार लास्ट में, पापी पेट का सवाल है, बट मैं कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं देता हूँ जो आपके लॉस का है। ठीक है। और हम इंडिया में सबसे सस्ती किताबें बनाते हैं और सबसे अच्छी किताबें बनाते हैं। ठीक है। तो आपको मैं ये फिजिक्स क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक और बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला 5,000 क्वेश्चन, 5,000 क्वेश्चन और 10,000 क्वेश्चन, इसकी फिजिकल किताब बुक आपको घर तक कुरियर करते हैं। इस बुक में क्वेश्चन है और आंसर की है। ठीक है। अब इसका वीडियो सॉल्यूशन बेटा चैप्टर बाय चैप्टर अपलोड होता है, एक साथ नहीं होता। तो अभी कुछ चैप्टर का अपलोड हो गया वीडियो सॉल्यूशन, और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन का, डिटेल सॉल्यूशन का, ये आपको मेरे फंडा बॉक्स ऐप पे मिल जाता है। तो वहां से आप इसको करते हैं। तो आपको fundabox.in पे जाना है और ये कॉम्बो खरीद लेना है 999 रुपीज़ पे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर सिर्फ बायो को खरीदना है तो 599 का तुमको सिर्फ बायो का भी किताब मिल जाएगा। स्टार्ट करके देखो। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट है, इसमें 10 साल का पीवाईक्यू है और इसमें एग्जाम्पलर है। जो कुछ भी मैंने बोला सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है। इसके साथ ही हमने 20 मॉक टेस्ट, अब ये भी मॉक टेस्ट की प्राइस तुम सुनोगे तो तुम हैरान रह जाओगे, प्लस ओएमआर, ये हम आपको देते हैं 499 में घर पे डिलीवर करके। प्रिंटिंग कॉस्ट ही सोच लो 20 मॉक टेस्ट और ओएमआर का कितना होता है। ये भी आपको fundabox.in पे मिल जाएगा। तो इन दोनों को परचेज कीजिए। तो अगेन ये आपका 20 मॉक टेस्ट तुम्हारा 4,000 सवाल हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा 20,000 सवाल होगा। तो ऑटोमेटिकली 25,000 सवाल के आसपास आपने कंप्लीट किया, और आपके नीट रिवीजन में इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो अगेन फोकस कीजिए प्रैक्टिस पे, सिर्फ किताब खरीदने से नहीं होगा। प्रैक्टिस कीजिए, एनालाइज कीजिए और इसको रिपीट कीजिए, और आपके 650 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी मेरी है। आई होप इस वीडियो से आपको सेंस मिला होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप इनमें से कौन सी गलती कर रहे थे, ताकि दूसरे लोग आपकी गलती से सीख ले। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।